Hello, everybody. Welcome back to our channel Info Island and welcoming each one of you to our today's video, which is another exam analysis video. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी एमटीएस 2024 के आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स ने काफी सारे एग्जाम्स दे भी दिए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, धीरे धीरे करके आज हो गए आपके 19 अक्टूबर। आज तक काफी एग्जाम्स हो चुके हैं और यस, नवंबर के फर्स्ट वीक तक सारे ही हो जाएंगे और फिर एसएससी एमटीएस 2024 इज गोइंग टू बी ओवर। तो गाइज काफी बच्चों की मंजिल उन्होंने पाली है, काफी का पाना अभी बाकी है। और यस, इसी के लिए हम एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे, आपके प्रिपरेशन लेवल को आप बूस्ट करते रहे। किसी भी तरह की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिलती रहे। सो गाइज, टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम 18 अक्टूबर यानी कि कल का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ना, उसके जितने भी जीके जीएस और इंग्लिश इंग्लिश के कुछ मैं सिनोनिम्स वगैरह इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। गाइज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नॉट ओनली द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उससे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिनमें से आगे आने वाली शिफ्टों में हो सकता है भाई क्वेश्चन बन के आ जाए। एंड वैसे 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि हिस्ट्री कहते हैं ना, इतिहास गवाह है। जब जब हमने प्रिपरेटरी वीडियोस में कुछ कुछ टचवुड जो भी क्वेश्चन शेयर करे हैं वो आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। सो आई नो इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। तो प्लीज वो चीज का ध्यान रखना और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आगे देने वाले हैं। एंड ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ दोज ऑल्सो जिनका एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या पेपर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो जनरल जीके क्वेश्चंस हैं, ये आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। सो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। ठीक है, तो बहुत सारी हो गई बातें। कैसे चल रहे हैं पेपर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। कोई और क्वेरी हो, सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, वो भी लेके आ जाना। वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो हो गई आज के लिए बहुत सारी बातें। कुछ अगर हो तो हमें जरूर से बताना। एंड नाउ लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस जो कि आपके 18 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं। आई नो पेपर थोड़ा सा इजी, एकदम आसान भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, पर यस, काफी बच्चों ने काफी हद तक निकाल लिया है। सो आपका कैसा रहा? लेट मी जस्ट नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, सो या लेट्स बिगिन। सो यस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा गया था वो था कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस सर्वे 2001। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, 2001 हो गया, 2011 हो गया, ये जो जनगणना है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपका पॉपुलेशन रेशो ले लो, सेक्स रेशो ले लो, ये अपना क्या होता है, लिटरेसी रेशो ले लो, कुछ भी ले लो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इससे रिलेटेड वो कवर कर लेना, कहीं भी कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक होता है ना कि हॉट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि कल के पेपर में आपसे पूछा गया था कि सर्वे 2001 के हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो रहा है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा। सो गाइस, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है भारत में, वो इस तरह से कुछ मेजर करा जाता है एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप 0 to 6 years इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, उसमें 0 से 6 years तक का जो भी फीमेल्स और मेल्स का काउंट होता है, उसको देखा जाता है। Thus, it is very equal to 1000x the reciprocal of the sex ratio, which is ratio of males to females in a population in the same age group. ठीक है, दैट इज अंडर 7। अंडर 7 वाई आई एम सेइंग, बिकॉज जो जीरो होता है, जीरो से जो 7 तक होता है, ओ सॉरी, जीरो से जो 6 ईयर्स का होता है एज ग्रुप, उसी में कैलकुलेट करा जाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कोई भी इम्बैलेंस, किसी भी तरह का इम्बैलेंस देखा जाता है, सो दैट विल एक्सटेंड टू ओल्डर एज ग्रुप इन फ्यूचर ईयर्स। ऑब्वियसली इट विल, अगर आज कोई 6 साल का है तो कल 60 साल का भी होगा, राइट? तो उसमें फिर वो इम्बैलेंस देखने को मिलता है। करंटली जो रेशियो है मेल्स का टू फीमेल्स, दैट इज जनरली सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा है। और इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम इंडिया की जो सेंसस सर्वे हुआ था उसके हिसाब से देखें, तो उसमें जो बॉयज हैं दे आर मोर देन गर्ल्स। और वैसे भी इंडिया की अभी सोच इतनी ज्यादा एडवांस हुई नहीं है,
जिसमें गर्ल्स से ज्यादा बॉयज को ही प्रायोरिटी दी जाती है, बॉयज को ही काफी वो दिया जाता है। सो इवन टुडे यू कैन सी दैट हैपनिंग अराउंड यू, जिसके कारण आज का भी अगर आप सेंसस सर्वे उठा के देखोगे, दो द सिचुएशन हैज चेंज, दो द माइंडसेट हैज चेंज, बट नॉट कंप्लीटली। जिसी के कारण अगर आज भी आप देखते हो तो देर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज देन द गर्ल्स। और इसी के साथ अगर आप बाल लिंगानुपात यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो देखोगे, तो गाइस जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात था। और 2011 की जो जनगणना है अगर उसके मुताबिक देखा जाता है, तो यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर 972 लड़कियां थी। फॉर एवरी 1000 मेल्स या फिर फॉर एवरी 1000 बॉयज, बॉय चाइल्ड, देयर वर 972 गर्ल चाइल्ड। ठीक है। इसके अलावा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1000 लड़कों पर 968 गर्ल्स थी। ठीक है। ऑन 1000 बॉयज देवर 968 गर्ल चाइल्ड। अगर दिल्ली की बात करें तो गाइस दिल्ली में सबसे कम बाल लिंगानुपात था। ठीक है, सबसे कम था यहाँ पर। जो 2011 की जनगणना थी उसके मुताबिक दिल्ली में 1000 लड़कों पर यानी कि 1000 बॉय चाइल्ड पर 871 गर्ल चाइल्ड थी। ठीक है, जो कि सबसे कम था। तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ समवन हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक है, बट हैज नॉट बीन गिवन अ जॉब। भाई पेपर तो पास कर लिया पर जॉब नहीं मिली है, तो वो किस फंडामेंटल राइट को, उस पर्टिकुलर राज्य का, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो फंडामेंटल राइट है वो किसको वायलेट करता है? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड ये चीजें हैं, जो कि गाइस किस आर्टिकल में मेंशन है, वो आर्टिकल 16 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें दिया गया है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस यानी कि वही 2011 की जनगणना, विच स्टेट हैड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉर इट्स चाइल्ड पॉपुलेशन। तो गाइस जो नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है वो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड की रही है। ठीक है, जो नागालैंड है, that was the only state which has recorded a negative population growth in 2011 survey। और जो डेकेडल ग्रोथ है वो थी -0.58%। तो ये रेट भी आपको याद रखनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश से क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, कुछ मिस स्पेल्ड स्पेलिंग गिवन थी। ठीक है, उसमें आपको दो स्पेलिंग पूछी गई थी, एक तो सेपरेट की, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग गिवन है दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, और रेजिस्टेंस की भी स्पेलिंग पूछी गई थी, तो ये दोनों जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है, याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था आपसे फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस वे सोल्जर्स लिव। तो गाइस जो सोल्जर्स जहाँ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बैरक्स कहा जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में जो पूछा गया था वो आपको ईडियम से ए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। सो गाइज ये जो ईडियम है इसका मतलब होता है टू डू समथिंग राइट अवे और विदाउट हेजिटेशन। कभी कभी होता है ना, व्हेन वी पोक आवरसेल्फ या फिर व्हेन वी इंसिस्ट आवरसेल्फ टू डू समथिंग राइट अवे राइट नाउ, ऐसा वाला कुछ होता है, ऑन द क्लिक ऑन अ गो, विदाउट थिंकिंग टू आइस, या फिर कि मतलब विदाउट थिंकिंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या फिर वी फील द अर्ज ऑफ डूइंग दैट राइट दैट टाइम। तो इसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देर आर सम ऑफ द यूजर्स जो कि इस इडियम को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट इन इंडिया आई डोंट थिंक दिस फ्रेज, दिस इडियम इज कॉमनली यूज, बट यस द मीनिंग इज वेरी कॉमन, कि विदाउट थिंकिंग ट्वाइस या फिर विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले or without hesitation you're doing something right away, right on that particular time period only. So that is at the drop of a hat. नेक्स्ट गाइज आपको सिनोनिम्स पूछे गए थे, जिसमें जुडिशियस का सिनोनिम पूछा गया था। सो गाइज सिनोनिम्स की अगर हम बात करें यानी कि सिमिलर वर्ड्स, तो जुडिशियस का मतलब होता है गाइज वाइज। तो जुडिशियस के सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वाइज, सेंसिबल, प्रूडेंट, पॉलिटिक, shrewd, astute, canny, sagacious, common sense, commonsensical, and sound. So these are some of the common words that we use
when we use the word judicious. So instead of using judicious, we use such common words. So this is the synonym of judicious. नेक्स्ट गाइज, अगेन आपको सिनोनिम पूछा गया था इंडिस्पेंसिबल वर्ड का. सो इंडिस्पेंसिबल इज समथिंग जिसका मतलब होता है नेसेसरी. सो व्हेन वी से कि समथिंग इज वेरी crucial or important or necessary, we refer to it as indispensable. So when we talk about synonyms of indispensable, so guys, basic, crucial, essential, fundamental and imperative, these are some of the words that we use as an adjective to describe indispensable. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, तो गाइस एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंडिस्पेंसिबल के एंटोनिम्स होते हैं एडिशनल, ऑक्सिलियरी, एक्स्ट्रा, इनएसेंशियल एंड माइनर. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडिस्पेंसिबल जो कि आपको आज के पेपर में पूछे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु वर द कॉन्टेम्पररीज ऑफ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो अर्थशास्त्र है ये इसके जो समकालीन जो लोग थे आपसे वो पूछे गए थे. सो गाइज, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो था इट वाज रिटन बाय चाणक्य. एंड चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो इसके थे कंटेम्पररी. सो अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी रेफर करते हैं. एंड जो कौटिल्य हैं, जो कि चाणक्य हैं, ही is also known to be the founder of अर्थशास्त्र. So जब भी आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, then the answer is कौटिल्य चाणक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे पूछा गया था सॉइल से रिलेटेड, दैट सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस. मतलब जो मिट्टी होता है, जो सॉइल होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बनता है. तो आपसे पूछा गया था कि वो प्रोसेस क्या होता है. सो उसको हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन. तो सॉइल फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर. और सॉइल्स जो होते हैं गाइज, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. रॉक्स हुए, या फिर वेजिटेबल्स हो गए, या फिर एनिमल फॉसिल्स हो गए. जब इन सबको इन डेप्थ कर दिया जाता है, इनबेड कर दिया जाता है अंडर द सॉइल, अंडर द सैंड यू कैन से, तो सॉइल बनता है. और ये जो कन्वर्जन होता है ऑफ अ पेरेंट मटेरियल, फॉर एग्जांपल अ रॉक इज गेटिंग एम्बेडेड अंडर द सैंड, तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा सॉइल बनती है. सो सॉइल फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे पूछा गया था दैट पोडू इज द झूम एग्रीकल्चर. गाइज एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. जो इधर स्थानांतरीय एग्रीकल्चर जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था परसों की शिफ्ट में. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंटली गेटिंग रिपीटेड. सो अब बात करें पोडू एक तरह का जो एग्रीकल्चर है, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में किया जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश. और जो पोडू है ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कल्टीवेशन का, जो कि काफी मतलब ऐसी जातियां हैं, जनजातियां हैं भारत की, काफी ऐसी ट्राइब्स हैं जो इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं या फिर इसको करती हैं. जबकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं फॉरेस्ट के, जो कि हर साल वहां पर मतलब आग लगा के जो लैंड वगैरह होता है उस वहां पे जो बुशेस वगैरह जो पैदा हो जाते हैं उसमें आग लगा के उस लैंड को क्लियर अप करते हैं फॉर क्रॉप ग्रोथ ऑल्सो. अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है पोडू, तो लेट मी जस्ट टेल यू, ये एक तेलुगु वर्ड है. इट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द लैंग्वेज तेलुगु. एंड इफ वी टॉक अबाउट पोडू, तो गाइस पोडू और ये जो पेंडा है, ये दो इस तरह के एग्रीकल्चर या फिर आप कह सकते हैं कल्टीवेशन के सिस्टम है जो कि आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा पॉपुलर है. आंध्र प्रदेश के लोग काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को करते हैं. Okay, next up is in which type of organism isotopic fractionation is seen. तो guys इसमें plants हुए, algae हुए, bacteria हुए, corals हुए, these are your answer. Okay, next question, what is the function of excretory system in animals? तो guys इसका correct answer है bulwark and balance to the digestive system. ये जो होता है ये excretory system जो कि animals में मौजूद होता है उसका function होता है. जो excretory system होता है it functions as the bulwark and balance to the digestive system. While we consume food and drink to nourish the body and provide energy, the excretory system ensures, जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन रहे बॉडी में,
चाहे किसी भी तरह का मतलब फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्यों ना हो, मतलब इन इररिस्पॉन्सिबल या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू आर ईटिंग, it is the basic function of the excretory system to maintain that homeostasis in the body. और एक और काम जो कि होता है वो होता है इट रेगुलेट्स द फ्लूइड बैलेंस, जो बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है, जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है, और जो एडिक्वेट सॉल्ट होता है और जो वाटर लेवल्स होता है उसको भी मेंटेन करता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो गाइज इसका आंसर है 28 सितंबर 1929, जब ये एक्ट, ये अधिनियम लाया गया था कि जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं होगी, इट शुड बी बैंड. और इस पर्टिकुलर एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 2006 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था. और इस अधिनियम के तहत पुरुषों की शादी की जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल और जो महिलाओं की है वो 18 साल तय की गई थी. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लावाटिक अवार्ड 2024 बाय ब्रिटेन. तो गाइस ब्रिटेन जो होता है वो एक तरह का अवार्ड देता है जिसका नाम होता है ब्लवाटनिक अवार्ड, जो कि ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है. सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2024 का जो ब्लवाटनिक अवार्ड था वो किन इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया था? तो गाइज उस टाइम पे 3 ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूके का प्रेस्टिजियस ब्लवाटनिक अवार्ड जीता था, जिनमें प्रोफेसर राहुल आर नैयर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत. These are the three key people who have won this award in the year 2024. So इसको अच्छे से याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, SCM यानी कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो है इज बिन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये एक मिशन लागू किया था स्मार्ट सिटीज मिशन के नाम से, इसको 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है. एंड अगर आपसे पूछा जाता है ये मिशन शुरू कब किया था, तो गाइस जून 2015 इज द डेट जब इस स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ट्राइथैलॉन स्पोर्ट्स वाज हेल्ड इन, तो कहां पर हुआ था? तो गाइस सैन डिएगो कैलिफोर्निया इज द करेक्ट आंसर. एंड 25 सितंबर को ये है हुआ था. और अगर इसका पूछा जाता है कि ये कब शुरू हुआ था, तो गाइस 1901 में जॉइंट विलेल पॉन्ट फ्रांस में स्टार्ट किया गया था 1974 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर? जो कश्मीर के किंग्स रहे हैं, कश्मीर के जो भी राजा रहे हैं उनसे रिलेटेड एक बुक है जिसमें उनकी हिस्ट्री, उनका जो भी इतिहास रहा है वो सब कुछ मेंशन किया है. तो गाइज इस बुक का नाम है राज तरंगिनी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है. सो राज तरंगिनी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी गंधर्व वाज बोर्न इन विच स्टेट? सो गाइज जो स्वामी गंधर्व थे वो कर्नाटका में पैदा हुए थे. सो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री मेड हैट्रिक इन विच ISL? तो इसमें आपसे पूछा गया था कि उन्होंने कितनी बार हैट्रिक मारा था. सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स. और वो कब कब मारा था? तो गाइज 2015 में और 2017 में. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर बार हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से रट लो इससे रिलेटेड तो जो भी चीजें हैं. So the question which was asked was Shobhana Narayan, who is related to which Indian classical dance form? तो इसका करेक्ट आंसर है कथक. और बात करें उनके कुछ अचीवमेंट्स की, तो जो शोभना नारायण थे उनको पद्मश्री से नवाजा गया था इन द ईयर 1992. एंड उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया था 1900 और 2000 जो था उसमें. सो गाइज अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार या फिर आप कह सकते हैं फेमस आर्टिस्ट जो कि कथक डांस से रिलेट करते हैं, एसोसिएटेड हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसमें आता है शंभू महाराज, सुंदर प्रसाद, मोहन राम कल्याणपुरकर,
बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, रोशन कुमारी, रोहिणी भाटे, कुमुदिनी लाखिया, दुर्गा लाल, उमा शर्मा, माया राव, रानी करना, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल, सारस्वती सेन, मुन्ना शुक्ला, गीतांजलि लाल, शशि सांखला, प्रेरणा श्रीमली, उमा डोगरा, जितेंद्र महाराज, पुरुदाधीच और नंद किशोर कपूते। गाइज ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं कथक से रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट हैं उनके, जो कि पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कथकली से रिलेटेड कि जो कथकली डांस फॉर्म है ये किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। तो गाइस केरला इज द करेक्ट आंसर। जो कथकली है जिसको गाइस दो और नाम दिए गए हैं, तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। सो रंगवेदी एंड काली अरंगू, ये दीज आर टू इंपॉर्टेंट नेम्स जिससे कथकली को रेफर किया जाता है। सो यू शुड नो बोथ दीज नेम्स। और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? केरला। ओके गाइज, नाउ बिकॉज अब हम कथकली की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डांसेस के नाम देख लेते हैं। ओके, जिसमें सबसे पहले हो गया टी चंदू पाणिकर, गुरु गोपीनाथ, टी रामनानी नायर, चेंगत्रूर रमन पिल्लई, कवंगल चतुर्थी पनिकर, कलामंडलम गोपी, कोटक्कम शिवरमन, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। सो ये आपके कथकली डांसर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकादमी जो है उसके मुताबिक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, मतलब इंडिया में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, सो गाइज उसका करेक्ट आंसर है 8। और अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी एंड सत्रिया एट लास्ट। सो दीज आर द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, जो संगीत नाटक अकादमी है उसके हिसाब से इंडिया में आज की तारीख में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। सो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन वसंत पंचमी इन हिडिंबा देवी मंदिर? तो गाइस हिडिंबा देवी मंदिर जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, वहां पर एक वसंत पंचमी का जो त्योहार होता है ना, उस दिन एक त्योहार मनाया जाता है। सो आपसे पूछा गया था वो फेस्टिवल कौन सा है। सो उसका करेक्ट आंसर है डूंगरी फेस्टिवल। डूंगरी फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है अलॉन्ग विद वसंत पंचमी इन हिडिंबा देवी मंदिर। और अगर आपसे पूछा जाता है इस मंदिर से रिलेटेड चीज, तो गाइज वो हिंदू टेम्पल है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सो इंडिया में जो आईसीएस एग्जामिनेशन हुए थे वो सबसे पहले इलाहाबाद में हुए थे और 1922 में हुए थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में। कब हुए थे? 1922 में। और क्या हुए थे? आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? गाइस बर्ड सेंचुरी भी अगेन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ कौन कौन सी बर्ड सेंचुरीज हैं। तो जो पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी है वो गाइस लक्षद्वीप में मौजूद है, तो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन गाइस, एज आई ऑलवेज टेल यू इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन कि भाई बुक्स हुए, ऑथर्स हुए, नॉवेल्स हुए, बायोग्राफीज हुई, ऑटोबायोग्राफीज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देख लो आप, है ना? तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रट सकते हो, जितनी भी किताबों के नाम देख सकते हो, सब देख लेना बिकॉज दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जो गया था कल के पेपर में, वो पूछा गया था एस अगेंस्ट ऑड्स जो बुक है, ये किस खेल का, मतलब कोई खिलाड़ी है उसके द्वारा लिखी गई है, किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की बुक है। सानिया मिर्जा का जो भी लाइफ स्पैन में उनके साथ जो जो हुआ है उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो एस अगेंस्ट ऑड्स में आपको मिल जाएगी। Okay, next question. Article 157 of the Indian Constitution states what? तो guys जो Article 157 है that deals with the qualifications for appointment as a governor. किसी गवर्नर यानी कि किसी राज्यपाल का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उस राज्यपाल को उस इंसान को राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, ये आपका आर्टिकल 157 बताता है।
It describes the qualifications for appointment as a governor. It states that no person shall be eligible for appointment as a governor unless he is a citizen of India. अगर वो भारतीय नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता. तो it is very much required. जो टॉप मोस्ट requisite है एक गवर्नर इंडिया का बनने के लिए, तो आपको इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है. A. And B is he has completed the age of 35 years. 35 and plus, 35 and above चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा. So these two are the key requirements जो कि आर्टिकल 157 बताता है. Okay, next question. Urea fertilizer is made made up of what? तो जो यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बने होते हैं. और गाइस जो यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. एंड अगर हम इसके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इट इज CH4N2O और NH2CONH2. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूरिया फर्टिलाइजर या फिर कार्बामाइड कह सकते हैं उसका है, जिसको हम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बोलते हैं. Okay, next and the last question I think, yes. Okay, next is जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में सिचुएटेड है, वो किस तरह की ईंटों के द्वारा बनी गई है, कौन सी ऐसी ब्रिक्स हैं जो कि उसको बनाने में यूज की गई हैं. तो गाइज रेड ब्रिक इज द करेक्ट आंसर. और अगर बात करें उसका निर्माण कब हुआ था, तो इन 5th सेंचुरी में उसका निर्माण किया गया था. किसके द्वारा? सम्राट कुमार गुप्ता प्रथम, यानी कि सम्राट कुमार गुप्ता जो वन है गुप्ता डायनेस्टी के, उनके द्वारा 5th सेंचुरी में उसका निर्माण किया गया था. So yes guys, that brings us to the end of today's video. Those were the very important GK GS and English question जो कि 18th अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं. वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है. अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो वो मेरे को प्लीज बता देना. आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. और यस, नोटिफाइड रहना, अपडेट्स देखते रहना. तब तक के लिए मच लव टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.